जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपना आई एस पी सी एस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि PT 365 इट्स लेक्चर इज गोइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और ये विज़न IAS का ये PT 365 है। और ये ऑल क्रेडिट जो भी है आपका इस वीडियो के लिए, ये विज़न IAS को जाता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ ऑफिशियल चैनल ऑफ विज़न IAS। ओके, सो वी आर गोइंग टू डील टुडे दैट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमी PT 365, ठीक है। जैसा कि कमेंट आ रहा था बहुत सारा कि सर इकोनॉमिक्स का कब कराएंगे, तो आज आ गया है फर्स्ट लेक्चर, आज ये आ गया है। और इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं जो बैंकिंग सिस्टम है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। NPA से रिलेटिंग, SLR, मार्जिनल, ये सारे चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और इससे पहले एक मैं ज़रूरी सूचना बता देता हूँ कि जो आप लोग PT 365 पढ़ रहे हैं उसमें पॉलिटी का ऑलरेडी इसका वीडियो, सिंगल वीडियो बन चुका है, ठीक है। एक मैराथन है आपका 2.5 घंटे का, उससे आप जाके देख सकते हैं। इन्वायरमेंट का आप देख सकते हैं कि 5 लेक्चर्स आर ऑलरेडी अपलोडेड, एंड प्लस कल्चर का ये आप देख सकते हैं 2 लेक्चर्स आर अपलोडेड, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इतना मैंने कंप्लीट करा दिया है PT 365 का, ये आराम से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जहाँ पे भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं, और उसमें मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। तो ये हम देख सकते हैं कि विज़न IAS का ये PT 365 है, ठीक है। तो जब आगे हम बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है दैट इज़, सबसे पहला इसमें आज हम कवर यही करने जा रहे हैं कि जो बैंकिंग एंड मॉनेटरी जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, ये सारे कवर करेंगे। जैसे वेरिएबल रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, रेपो रेट क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, RBI का जो सरप्लस ट्रांसफ़र क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के साथ साथ हम लोग देखेंगे जो आपके प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे, और इसमें NPS के बारे में भी हम लोग अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है दोस्तों। अगर इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, सो वी आर मूविंग टू डायरेक्टली आवर टॉपिक। ओके, डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। ओके, वेट फॉर अ वाइल। ओके फ्रेंड्स, ओके, वी आर ऑन दिस टॉपिक दैट इज ब्रीफ ग्लांस एट इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि जैसे इंडियन इकोनॉमी में आप लोगों को कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे कि मनी एंड बैंकिंग से आता है मैक्सिमम क्वेश्चंस जब हम बात करते हैं। और वहीं हम जब बात करेंगे इकोनॉमी का, इकोनॉमी में स्कीम और सारे मिला के लगभग 22 से 23 क्वेश्चन आते हैं, लगभग कभी कभी 20 आ जाता है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये इकोनॉमी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं स्टैटिक भी कंप्लीट कराऊंगा, जो भी स्टैटिक इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और जो भी एडिशनल चीज़ें हैं वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। और इकोनॉमी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है, कंसेप्चुअल है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप यू कैन गेट ईजिली मार्क्स, ओके, आप आराम से मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाइएगा, सो दैट कि आप लोगों को चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी। मैं एकदम उस लैंग्वेज में बताऊंगा, बोलचाल की भाषा में, ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है दोस्तों। सो लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि जो अपनी इंडियन इकोनॉमी है ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है नॉमिनल GDP पे, ठीक है, नॉमिनल GDP पे ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अपनी। तो ये हम देख सकते हैं कि नॉमिनल GDP पे 5th लार्जेस्ट है। अब लोग पूछेंगे ये नॉमिनल GDP क्या है सर? तो नॉमिनल GDP आपका क्या होता है कि जो भी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं, ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं आपके प्रोड्यूस, ठीक है, जो भी आपके कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है नॉमिनल GDP। और ये नॉमिनल GDP आपका ये करंट प्राइस पे बेस होता है, ठीक है, करंट प्राइस पे बेस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड एट द सेम टाइम ये इसमें आप देखेंगे जो इन्फ्लेशन होता है ना,
इन्फ्लेशन को ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। ये आपका नॉमिनल जीडीपी हो गया, ठीक है। और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है, बाय परचेसिंग पावर पैरिटी। अब लोग कहेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है सर? तो ये परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब ये है कि आप सपोज करिए कि $1 में आप 2 आइसक्रीम खरीद पा रहे हैं, ठीक है, और वही $1 में आपकी क्षमता क्या बढ़ जाए, 3 आइसक्रीम खरीदने की क्षमता बढ़ जाए, उसी को क्या बोलते हैं, आपके जो खरीदने की जो क्षमता है उसी को बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी, ठीक है। ये आपका देखेंगे चाइना के बाद आप इंडिया का पहले यूएसए, उसके बाद फर्स्ट नंबर पे आपका चाइना, सेकंड नंबर पे यूएसए और थर्ड नंबर पे अपनी इकोनॉमी आती है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। वहीं टैक्स कलेक्शन की बात करें दोस्तों, टैक्स कलेक्शन बस आपको जानना है कि जो आप देखेंगे जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो सबसे ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, और ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये आपका उसके बाद होता है। यही 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो टैक्स कलेक्शन की बात आएगी तो, ठीक है। और वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया अपना सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है पूरे एशिया में, ठीक है। ये याद रखेंगे क्योंकि ऐसे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं ये यहाँ से डील हो जाएंगे। सो मूविंग टू दी इंडियाज़ जो स्ट्रक्चरल जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसमें आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल सर्विसेज सारी चीज़ें दी हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये आपके ग्राफ नहीं जानने लायक नहीं है, बस आपको देखना है कि या इसका ट्रेंड है, ठीक है, इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बस आपको इतना ही जानना है, बाकी ये ग्राफ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियाज़ जो एक्सटर्नल डेप्थ है उसको देख लेते हैं। जो एक्सटर्नल जो डेप्थ है इंडिया का, तो इंडिया एक्सटर्नल डेप्थ आप देखेंगे क्या है, यूएस में 663.8 बिलियन है, ऑफ विच लोन टर्म इज कितना 541 बिलियन अप्रॉक्स, मतलब ये मैं अप्रॉक्स में बता दिया, ये कभी भी ये नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन आपका ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया का जो एक्सटर्नल डेप्थ जीडीपी रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है आपका, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम 18.7% से, ठीक है, सॉरी 18.7% हो चुका है, कहाँ से, 19% से, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहीं हम बात करेंगे कि जो कंपोनेंट है तो यूएस डॉलर क्या है, शेयर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा है एंड इट्स रिमेन द लार्जेस्ट कंपोनेंट एंड फॉलोड बाय इंडिया, उसके बाद इंडियन रुपीस है, ठीक है, उसके बाद येन है, उसके बाद एसडीआर है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है दोस्तों। मूविंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओके, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आप लोग को बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज़ बैंकिंग सेक्टर और मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि आपका जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होता है, ये एक्शन होते हैं जो आप सेंट्रल बैंक के पास जो भी सेटअप एक्शंस होते हैं, जो ये आपका सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई अपनाती है, किसके लिए, टू अचीव दी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और मेंटेन करने के लिए प्राइस स्टेबिलिटी बाय एडजस्टिंग दी मनी सप्लाई। जैसे मनी सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे हथकंडे आरबीआई के द्वारा ये अपनाए जाते हैं, जैसे रेपो रेट में चेंज करना, रिवर्स रेपो रेट में चेंज करना, ठीक है। और ये आप देखेंगे या आपका ये चेंजेस किस में आ जाता है कि CRR में चेंजेस कर देती है, ठीक है। ये सारे चेंजेस लाने की वजह से आप देखेंगे जो इन्फ्लेशन है मार्केट में उस पर कंट्रोल पाती है ये आरबीआई, ठीक है दोस्तों। ये उसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। उसके आप देखेंगे कि इसके जो इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो ट्रांसमिशन है, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, दैट इज़ जो पॉलिसी रेट है चेंज बाय द आरबीआई मॉनेटरी कमेटी के द्वारा चेंज हो जाती है, और इम्पैक्ट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, और इम्पैक्ट करती है इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जैसे प्राइस का लेबर, ओवरऑल इकोनॉमी आपका चेंज होता है, ठीक है। जो स्टैट्यूटरी आप बेसिस देख सकते हैं, ये आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा आया था, बाद में ये अमेंड हुआ है 2016 में। जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करती है आरबीआई से डिटरमाइन करने के लिए जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे
एवरी 5 ईयर्स। और वहीं हम बात करेंगे कि जो फ्लैक्सिबल जो इन्फ्लेशन टारगेट होता है आपका, ये कितना होता है 4 ± 2, ठीक है। ये इतना आपका टॉलरेंस लेवल होता है आपके इन्फ्लेशन की, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका था मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड चीज़ें। आगे हम देखते हैं इसमें कि आपके जो टूल हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ के क्या क्या टूल हैं, हथकंडे हैं, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी जो लेके आया जाता है और आरबीआई कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को इन द मार्केट। ओके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है कैसे, मनी सप्लाई में चेंजेस लाके। तो ठीक है, तो हम आप देखेंगे कि जो क्वांटिटेटिव एक टूल है, एक क्वालिटेटिव टूल है। क्वांटिटेटिव टूल मतलब ये, इसका डायरेक्ट सीधा सा मतलब ये है कि कुछ क्रेडिट फैसिलिटीज़ इकोनॉमी में लाके चीज़ों को चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो इनडायरेक्ट इन देयर नेचर हैं और उसका जो इम्पैक्ट है डायरेक्ट मार्केट पे पड़ता है। जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, बाइंग एंड सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जैसे आप देखेंगे गवर्नमेंट क्या करती है, सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सेल करती है। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जब आरबीआई जब सेल करती है तो लोग उसको खरीदेंगे। जब लोग खरीदेंगे तो लोगों का जो पैसा होगा, ठीक है, ये लोगों का जो पैसा होगा तो आरबीआई जो पैसा होगा वो आरबीआई के पास क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, ठीक है। जो पैसा आरबीआई के पास है, लोगों के पास है, वो आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। तो जो भी मार्केट में जो आपका पैसा था, ये मार्केट में जो लोगों के पास पैसा था वो कहीं ना कहीं आरबीआई के पास आ गई। जब आरबीआई के पास आ गई तो मार्केट में आप देखेंगे जो पैसा है, ठीक है, मनी है, वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। जब मनी कम हो जाएगी मार्केट में तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। जब इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो किसी चीज़ के दाम का, किसी भी प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज जब आप खरीदेंगे तो उसमें कम पैसा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। जैसे कि ये आप आरबीआई इस तरीके के हथकंडे अपनाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ये निकाल के, ठीक है, बाई और सेल करती है। दूसरी तरफ बात करें, ये बैंक रेट होता है। जैसे बैंक रेट क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है, लोन देती है, ठीक है, जो भी कमर्शियल बैंक है उसको, तो उसको ही बोला जाता है ये बैंक रेट। इसमें होता क्या है कि मैं आप लोग को बता दूं कि जो बैंक रेट होता है, वेट ए मिनट, यहाँ पे बताता हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाइए। जैसे इसमें होता क्या है, जैसे कि आरबीआई है, ठीक है, ये आरबीआई इंटरेस्ट रेट लगाती है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट लगाती है किस पे, कमर्शियल बैंक पे, ठीक है। सपोज करिए ये कमर्शियल बैंक एसबीआई है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी, कुछ इंटरेस्ट रेट लगाएगी और एसबीआई को लोन देगी, ठीक है। सपोज करिए ये 4.5% लोन है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, 4.5%। अगर मार्केट में जब देखेगी आरबीआई कि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है, अगर मार्केट में देखेगी तो आरबीआई क्या करेगी, ये जो इंटरेस्ट रेट है जिसको बैंक रेट बोला जाता है, इसको क्या करेगी, जब ज़्यादा होगा, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो आरबीआई क्या करेगी, 4.5 से 5% ये कर देगी इंटरेस्ट रेट। तो बैंक रेट जब इतना ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, सपोज करिए 100 करोड़ है बैंक के पास, एसबीआई के पास 100 करोड़ है, अगर 5%, पहले 4.5% लगा रहा था इंटरेस्ट रेट, अब आरबीआई के पास कितना इंटरेस्ट रेट लगाएगा, ये आप देखेंगे 5%। तो कहीं ना कहीं पहले तो आप देखेंगे 96.4% बच रहा है, ठीक है, सॉरी 96.5% ये बच रहा है पैसा, करोड़ रुपीस। लेकिन अब यहाँ पे एसबीआई के पास अब कितना बचेगा, 95 करोड़, ठीक है, 95 करोड़ ही बचेगा पैसा देने के लिए। तो एसबीआई क्या करेगी, जो भी लोन देगी वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे हाई इंटरेस्ट पे देगी। जब इसको खुद ही इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट पे जब आरबीआई से मिल रहा है एसबीआई को पैसा, तो खुद वो जब पहले मान लीजिए एसबीआई देती थी 12% पे, ठीक है, लोन टू जनरल पब्लिक, वो अब इंक्रीज करके 14% कर देगी। तो जब यहाँ से जब यहाँ पे आप इंक्रीज करते हैं 12 से 14%, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता क्या करेगी, उस चीज़ को मतलब लोन लेना कम कर देगी। जैसे लोन लेना कम कर देगी
तो मार्केट में पैसा आना कम हो जाएगा। जब मार्केट में पैसा आना कम हो जाएगा तो वही मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो आपके इन्फ्लेशन कम हो जाएंगे। ठीक है, वही हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके ठीक रिवर्स होता है जब बैंक रेट क्या कर दे, जब आरबीआई के पास जब क्या हो कि जो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ। रिवर्स रेपो रेट ये आपका ठीक इसके उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि जो आरबीआई है ये क्या करती है, खुद एसबीआई से लोन लेती है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि तो इसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट में जैसा कि मैंने बताया आप लोग को क्या होता है, वेट अ मिनट, तो रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई क्या करती है, ये कुछ इंटरेस्ट रेट पे बैंक से लोन लेती है। ठीक है, बैंक से लेती है पैसा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बैंक से जब पैसा लेगी तो वो ठीक क्या हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा। यानी मतलब जब बैंक से लेगी तो इस तरीके से ये जो लिक्विडिटी है मार्केट में ये मेंटेन करती है आरबीआई। तो ये एक छोटा सा आपके पास एक मैंने एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बता दिया। ठीक है, ये एक मोटे तौर पे आप देखेंगे ये एक कंसेप्ट है। ठीक है, यही बस आपको याद रखना है चीज़ें। ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें। CRR होता है, इसको भी देखेंगे अभी। ठीक है, तो मूविंग बैक टू दी, तो ये आपका बैंक रेट मैंने बता दिया। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कैश रिजर्व रेशियो, CRR। CRR क्या होता है, ये आपका जैसे कैश रिजर्व रेशियो होता है, जैसे कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो कैश के माध्यम से ये एसबीआई के पास, सॉरी आरबीआई के पास ये पैसा रखते हैं। ठीक है, कभी अगर कोई इशू आ गया तो उस समय आरबीआई क्या करता है, ये पैसा देता है। ठीक है, तो उसके माध्यम से आप देखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये भी आता है कि CRR। ठीक है, जब कैश रिजर्व रेशियो आपका क्या हो जाता है, ये बढ़ता है, तो अब कहीं ना कहीं जो मार्केट में जो मनी का सप्लाई है वो कहीं ना कहीं वो कम हो जाता है। ठीक है, इन्वर्स का रिलेशन है। ठीक है, यही जानना है आपको। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी है और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़, रिवर्स रेपो रेट मैंने बता दिया आपको। वहीं जो क्वालिटेटिव जो टूल्स हैं इसमें क्या मतलब है ना, ये एक तरीके का सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इसलिए है, इसमें क्या करती है जो आरबीआई है ये बहला फुसला के चीज़ों को कंट्रोल करना चाहती है। ठीक है, जैसे कुछ माध्यम से, जैसे आप देख सकते हैं कुछ डायरेक्शन देगी बैंक को कि इस तरीके के काम करिए। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल आपका देखेंगे जो रेशनिंग ऑफ द क्रेडिट हो गया, रेगुलेशन ऑफ द क्रेडिट फॉर द कंजप्शन प्रोसेस एंड वेरिएशन ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन होता है और डायरेक्ट एक्शन होता है। ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन करने के लिए आ जाएगा कि ये क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं। ठीक है, मूविंग टू दी और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज, इसमें एक और आता है आपका इम्पोर्टेंट, ये आपको हो जाता है। इसमें PYQ एक बार आ चुका है तो ये ध्यान देंगे। जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी एक पॉलिसी होती है, एक कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। इसमें देखेंगे आप कि जो सेंट्रल बैंक होता है अपना इंटरेस्ट रेट क्या करता है, लोअर कर देता है। जो सेंट्रल बैंक है वो आपका कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर देगा। जब इंटरेस्ट रेट कम कर देगा तो बैंक में जो लोग आएंगे, जैसे एम्प्लॉयज़ कस्टमर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन निकालेंगे तो मार्केट में इन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, पैसे का, तो मार्केट में इन्फ्यूजन हो जाएगा तो मनी सप्लाई आपका बढ़ जाएगा। उस हिसाब से आप देखें जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो लोग पास पैसा आ गया, लोग पास पैसा आ गया तो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग में कर रहा है इन्वेस्टमेंट, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में मान लीजिए करता है तो कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो कहीं ना कहीं लोगों के पास जो पैसा आएगा। ठीक है, जिसे परचेसिंग पावर पैरिटी जो मैंने बताया आपको, यही आपका इंक्रीज होता है। ये आपका एक रिलेशन है सॉरी। ठीक है, ये आपका था, सॉरी फॉर दिस। तो ये आपका था, ये लोअर करता है इंटरेस्ट रेट, ताकि ये इसी को बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, लोन मेकिंग चीपर कर देगा, बिजनेस और इंडिविजुअल को बोरो करेगा, कहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके जाओ
ठीक है, इंक्रीज करता है मार्केट के लिक्विडिटी को, ठीक है, ताकि बूस्ट हो डिमांड और इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करने के लिए। आरबीआई एक्शन क्या करता है कि जैसे आरबीआई करता है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाई करता है, ठीक है, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाई करता है आपकी मार्केट, ठीक है, मार्केट अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन में, ठीक है, रिड्यूस करता है आपके जो मैंने बताया सीआरआर को, एसएलआर को और रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को और बैंक रेट को। ये एक जगह आप ध्यान रखिएगा कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में ये रिड्यूस के कैटेगरी में आपका सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट आता है, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको, क्योंकि एमसीक्यू जब बनेगा ना तो आपको यहीं से बनने की चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी जो मॉनेटरी पॉलिसी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो सेंट्रल बैंक है इंक्रीज करता है इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा कि लोगों के पास जो क्षमता है, लोग चाहेंगे कि लोन लेना, फिर भी वो ले नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्शनरी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये इन्फ्लेशन को डील करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें इंक्रीज करता है इंटरेस्ट रेट, बैंक ऑल्सो चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है, मेकिंग लोन मोर एक्सपेंसिव। और ये क्या करता है, डिक्लाइन इन लिक्विडिटी, मनी सप्लाई और एग्रीगेट जो कंजम्पशन है, इन्फ्लेशन है और इन्वेस्टमेंट है और कैपिटल स्टॉक है, सारा चीज़ आप देखेंगे नीचे की तरफ आ जाता है। ये क्या करता है, लीड टू द डिक्रीजिंग इन द बोरोइंग बाय द बिजनेसमैन। जो भी बिजनेसमैन है, जाहिर सी बात है ज़्यादा इंटरेस्ट पे तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आरबीआई एक्शन लेती है और क्या करती है, इसमें सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। यहाँ पे बाई कर रही है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में, वहीं आरबीआई यहाँ पे सेल कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को फ्रॉम द मार्केट अंडर द ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात कर रहा है, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन की, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या करता है, इंक्रीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज करता है आपका रेपो रेट, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आप बैंक रेट, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें ये आरबीआई करती है। इसके लिए एक कमेटी है, आप देखेंगे जो एमपीसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये आप देखेंगे आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर आता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायर करती है टू कंस्टिट्यूट द एमपीसी, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मेंटेन करना है प्राइस स्टेबिलिटी को वाइल कीपिंग माइंड इन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए जो मेंटेन करना है आपके प्राइस के स्टेबिलिटी को, ये सारी चीज़ें ये एमपीसी करती है, ठीक है। इसमें 6 मेंबर होते हैं, ये मेंबर याद रखेंगे क्योंकि यूपीएससी एमसीक्यू बनाता है ना, तो यहाँ पे 5 मेंबर दे देगा, तो आपको ध्यान देना है कि इट्स अ 6 मेंबर, ठीक है, 6 मेंबर कमेटी। गवर्नर होते हैं आपके आरबीआई के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, 5 अदर मेंबर्स होना चाहिए, 2 आर फ्रॉम द आरबीआई एंड 3 आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एंड वोटिंग आपका एक प्रत्येक ईच मेंबर हैज़ 1 वोट एंड गवर्नर जो है आपका वो कास्टिंग वोट क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। मीटिंग आपका 4 बार होता है, ओके, 4 टाइम्स इन अ ईयर एंड कोरम इज 4 मेंबर, ओके, मिनिमम 4 मेंबर्स शुड बी मैंडेटरी फॉर द मीटिंग, ओके। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज वेरिएबल रेपो रेट, ओके। अभी हम लोगों ने देखा था रेपो रेट और यहाँ हम बात करते हैं वेरिएबल रेपो रेट। इसमें क्या होता है कि इफ़ आरबीआई वांट मनी सप्लाई और बैंक रेट, ठीक है, इसमें क्या करती है कि जब इफ़ आरबीआई वांट्स मनी सप्लाई, जब आरबीआई क्या करना चाहती है, इंक्रीज करना चाहती है एंड बैंक जो रेपो रेट होता है उससे जो ट्रांसमिशन है डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आरबीआई क्या करती है, एक अल्टरनेट रूट अपनाती है और उसके माध्यम से जो आरबीआई है वो लोन प्रोवाइड कराती है एक अल्टरनेट माध्यम से, ठीक है। ये लोन प्रोवाइड कराती है किसको, बैंक को, ठीक है। शॉर्ट टर्म ये लोन होता है, 1 से 14 दिन के लिए होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि 1 से 14 दिन के लिए होता है और इसमें जो वेरिएबल रेपो रेट होता है इसी को वेरिएबल रेपो रेट बोला जाता है। और जो ये वेरिएबल रेपो रेट होता है ये रेपो रेट से ज़्यादा होता है और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, जो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है आपके वेरिएबल रेपो रेट से, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान देने वाली एक बात है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। सो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इनटू अ बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका था एक छोटा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है इस तरीके की चीज़ें, तो आप मार्क कर लीजिएगा,
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिवाइज जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, आपके जो नॉर्म्स हैं उस पर हम जब बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है ना, इसमें आपका तो इसमें क्या करती है कि जो सेक्टर्स हैं, सपोज करें कोई सेक्टर्स है, ठीक है, विच आर very important for the government. So in that sector which the government and RBI considered important for the development of the country and are to be prioritized over their sector. अदर सेक्टर से क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है, प्रायोरिटी देना है अदर सेक्टर से, तो उसको क्या करती है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंड करती है, ठीक है, ये लेंड किया जाता है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं, आप देखेंगे कि इंश्योर करना आपके जो वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ हैं, अंडर डेवलप जो एरिया है, गेट द एक्सेस टू द क्रेडिट, ठीक है, उन लोगों को पैसा क्रेडिट मिल सके। और ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है इट वाज फॉर्मलाइज इन 1972, ओके। ये कमेटी जो एसोसिएटेड है इसमें, गैडगिल कमेटी 1969 की एंड घोष कमेटी 1982 की, ये ध्यान रखेंगे। इसमें जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है इसके जो सर्टिफिकेट्स हैं ये एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स होते हैं। सपोज करिए, इसका कहने का मतलब ये है कि ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स का ये मतलब है कि सपोज करिए एक बैंक है आपका, जैसे कि SBI हो गया, ठीक है, दूसरा बैंक आपका ये आपका कौन सा बैंक हो गया, सपोज करिए कोई भी बैंक मान लीजिए, जैसे यूको बैंक हो गया, ठीक है, दो बैंक हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप देखेंगे ये टारगेट दिया गया है कि 40% होना चाहिए, ठीक है, 40% PSL होना चाहिए। बट जो RBI है आप देखेंगे कि 45% ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग किया है, वहीं यूको क्या है 35%। तो यूको क्या करेगा कि SBI से ये PSL सर्टिफिकेट्स खरीद लेगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है ये सर्टिफिकेट्स ट्रेडेबल सर्टिफिकेट। ये जैसे कि आपका ग्रीन क्रेडिट्स होता है ना, कार्बन क्रेडिट होता है इन्वायरमेंट में जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसी के तरीके से ये भी एक PSL सर्टिफिकेट है, ठीक है। जब वो फुलफिल नहीं कर पाती है कि जो एक बेंचमार्क सेट किया गया है, तो आपस में ही क्या करते हैं, बैंक ट्रेड करते हैं यहाँ पे अगेंस्ट द प्रायोरिटी सेक्टर लोन टू अ बैंक। और ये आप देखेंगे एम टू एनेबल द बैंक टू अचीव द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट बाई परचेस ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इन दिस इवेंट फॉर अ शॉर्ट फॉल एंड इंसेंटिव सरप्लस बैंक, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो भी है ये पैसा ये नाबार्ड में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे जो कैटेगरीज हैं, ओके, कैटेगरी से एक बार देख लीजिए, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, MSME हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर सारे हो गए, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इसमें एक बार PYQ आ चुका है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि द सेक्शन हैव फर्दर सब टारगेट for the category of weaker sections like small and marginal farmer, self-help group और SC और ST पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, ठीक है। ये आप देखेंगे ये सारे सेक्शन को क्या किया गया, सब टारगेट और कैटेगराइज किया गया, ओके। इसमें जब हम आगे बात करते हैं कि ये सब टारगेट के जो PSL हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स के ये टारगेट्स दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं याद हो पाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, आप याद कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर याद कर भी लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में ये प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। और इस तरीके का जब आप PYQ जब देखेंगे इस तरीके का क्वेश्चन पूछने का बहुत ही मिनिमम चांस होता है, ना के बराबर होता है। तो हम लोग को वही चीज़ें पढ़ना है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुंबई इंटर बैंक ओवरराइट रेट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मुंबई इंटर बैंक ओवरराइट रेट, इसमें देखने को मिलता है कि जो आपके इंटरेस्ट रेट हैं, इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क हैं, ठीक है, उसको यूज़ करके बाय द बैंक टू बोरो द अनसिक्योर फंड इन द इंडियन इंटर बैंक मार्केट में, ठीक है, बोरो करना जो भी अनसिक्योर फंड है, ठीक है। और इसमें जब मेबोर की जब बात करते हैं ये आपका वेट ए मिनट, तो इसमें यूके डिटरमाइन करती थी, लेकिन अब देखेंगे कि इसमें आपका प्रपोज किया गया है न्यू ट्रांजिशन, ठीक है, प्रपोज किया गया न्यू ट्रांजिशनिंग टू अ सिक्योर मनी सप्लाई बेंचमार्क फॉर अ पॉपुलर प्रोडक्ट एंड डेरिवेटिव्स के लिए, ठीक है। तो जब इसमें लिबोर की बात करते हैं, लिबोर आपका क्या हो गया, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट,
ये आप देखेंगे लास्ट ईयर जो आरबीआई ने इशू किया था एडवाइजरी टू अ बैंक और अदर आरबीआई रेगुलेटर्स एंटिटीज़ को, और उनसे पूछा था कि टेक अ स्टेप टू इंश्योर द कंप्लीट ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द लिबोर। कंप्लीट ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द लिबोर की बात किया था। जो लिबोर आपका ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, एट विच जो मेजर जो ग्लोबल बैंक्स है वो क्या करते हैं, लेंड करते हैं, पैसे का लेन देन होता है एक दूसरे से इन इंटरनेशनल इंटरबैंक मार्केट में, किसके लिए, शॉर्ट टर्म लोन के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म, ठीक है। आरबीआई या यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है, शॉर्ट टर्म, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे कॉल मनी जो मार्केट होता है, इट्स अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर दे फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं एंड बैंक होते हैं, दे लेंड एंड बोरो फंड्स फॉर अ शॉर्ट टर्म नीड। जैसे जैसे नीड होता है शॉर्ट टर्म लोन, आपस में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, बैंक होते हैं, आपस में लेंड करता है, कोई बोरो करता है, तो ये सारी चीज़ें ये निकल के आती हैं, ठीक है। ये आपका देख सकते हैं लिबोर का ये मतलब हो गया, ठीक है। और कॉल मनी मार्केट ये मैंने बता दिया। आरबीआई ने इस्टेब्लिश किया है अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, जैसे जो अलाउ करता है बैंक टू चूज रेट फ्रॉम द बास्केट ऑफ करेंसी, ठीक है। ये जो आरबीआई है, इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या करता है कि जो आपका अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है वो अलाउ करता है बैंक टू चूज रेट फ्रॉम द बास्केट ऑफ द करेंसी। मतलब ये बैंक को चूज करना होता है कि कहाँ से करेंसी वो सेलेक्ट करिए, ठीक है, रेदर देन द ब्रिटिश पाउंड इंटरनेशनल फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। रेदर देन जो ब्रिटिश का जो पाउंड है उसको ना करके ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रेट चूज करेगी फ्रॉम द बास्केट ऑफ करेंसी। यानी बहुत सारी करेंसी होंगे, ठीक है, डॉलर होगा, ये पाउंड होगा, एन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो उसमें से इट्स डिपेंड अपॉन दी बैंक, ओके, टू विच बास्केट ऑफ द करेंसी दे वांट टू सेलेक्ट, ओके। ये बहुत ही रिफॉर्मेटिव, बहुत ही अच्छा स्टेप है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। जो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि संघाई जो इंटर बैंक ऑफर रेट है चाइना में है, जैसे टोक्यो इंटर बैंक ऑफर रेट आपका जापान में, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जो फाइनेंशियल जो बेंचमार्क है इंडिया का, जो प्राइवेट लिमिटेड जो बात करते हैं, ये आपका 2014 में आया था एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट ऑफ 2013, ठीक है। ये आप देखेंगे कि इट इज़ जॉइंटली ऑन बाय द फिक्स इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन पे एक बार PYQ आ चुका है, ठीक है, उसमें मेंबर की बात किया था, चेयरपर्सन की बात किया था, तो एक बार जाके आप देख सकते हैं, IBA के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, इट इज़ एम टू डेवलप द एंड एडमिनिस्ट्रेट द बेंचमार्क रिलेटिंग टू द मनी मार्केट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। और ये रेगुलेट होता है आपका किसके द्वारा, RBI के द्वारा, यानी सबका डैडी, ठीक है, RBI के द्वारा, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, ये किसके द्वारा, RBI के द्वारा ये रेगुलेट होता है, ठीक है। एंड इसमें देखेंगे कि जो RBI है ये सरप्लस ट्रांसफ़र की बात करता है, ठीक है। सरप्लस ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि सरप्लस जो फंड ऑफ RBI जहाँ से पैसा लेता है, ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी सरप्लस जो फंड होते हैं RBI के पास होते हैं, तो पैसा ये लेता कौन है, गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो ये जो RBI पैसा कमाती है, अब देखेंगे आगे कि पैसा वो कहाँ से कमाती है, ठीक है, और किस किस कंडीशन में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कब वो पैसा ले सकती है। ऐसा नहीं है कि जब मन करे तब ले सकती है, ठीक है, जब कब हो, जब एक्सेस इनकम हो ओवर द एक्सपेंडिचर से, ठीक है, तभी जाके जब सरप्लस का कंडीशन हो, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर है आपका वो आप देखेंगे इनकम से क्या हो, ये आपका इनकम से कम हो, उस कंडीशन में ये RBI से गवर्नमेंट पैसा लेती है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। इनकम RBI के जो इनकम है सॉरी और एक्सपेंडिचर है वो देख लेते हैं। जैसे RBI के जो इनकम है, जैसे कि इंटरेस्ट जो होल्ड कर रहा है रुपीज़ जो सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, जैसे कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट जो फैसिलिटीज़ जो होता है ना रखा जाता है, तो उस समय जो इंटरेस्ट अर्न होता है वहाँ से RBI कमाती है, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ से कमाती है, ऑपरेशन से। इंटरेस्ट जो भी अर्न किया जाता है, लोन और एडवांसेस जो भी दिया जाता है
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को और बैंक को, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, आरबीआई का इनकम क्रिएट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट जो भी अर्न हो रहा है जैसे फॉरेन सोर्सेस से, आप देखेंगे कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो भी इंटरेस्ट अर्न हो रहा है फॉरेन सोर्सेज से, जैसे वेट अ मिनट, सो ये पैसा कहाँ से आता है, इंटरेस्ट जो भी अर्न करती है फॉरेन सोर्सेज से आरबीआई, जैसे कंसिस्ट करता है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द फॉरेन करेंसी एसेट से। ठीक है, एफसीए से जो भी इंटरेस्ट अर्न करता है। ठीक है, वहीं एक्सपेंडिचर की बात करें तो आरबीआई जो एक्सपेंडिचर में आरबीआई का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत सारे चंक्स ऑफ एक्सपेंडिचर हैं जो रिस्क मेकिंग जो प्रोविजंस होते हैं, जैसे कि कंटिजेंसी फंड हो गया। ठीक है, कहीं पे बनक्रप्सी आ गया, जो भी इमरजेंसी फंड्स होते हैं, ये सारी चीज़ों का खर्चा के लिए रखता है। ये जो एसेट का डेवलपमेंट फंड हो गया, ये आप एक तरीके से देख सकते हैं, ये भी एक खर्चा हो गया आरबीआई का। ठीक है, जो सीएफ होता है केप्ट फॉर द अनसीन जो भी कंटिजेंसी होता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑफ द सिक्योरिटीज वैल्यू, रिस्क फ्रॉम द मॉनेटरी रेट पॉलिसीज। ओके, एडीएफ जो होता है कि जो भी प्रोविजंस बने होते हैं टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडी और एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट के द्वारा टू मीट द इंटरनल कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसमें जो खर्चे आते हैं, जैसे प्रिंटिंग ऑफ द नोट हो गया, एजेंसी का जो चार्जेस हो गया, एम्प्लॉय का जो भी कॉस्ट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, एक्सपेंडिचर के साइड आ जाती हैं। तो इसमें एमसीक्यू अगर बनाना होगा तो एक साइड आप देखेंगे कि जो आरबीआई का जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो आपको दोनों को ध्यान में रखना है कि क्या एक्सपेंडिचर में आता है, क्या इनकम में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट जो कि आपका जो प्रोविजंस है, जैसे कि मैंने बताया कि आरबीआई जो ट्रांसफ़र कर सकती है फंड को टू द गवर्नमेंट, तो क्या क्या प्रोविजंस है उसको देख लेते हैं। इसमें 2 कमेटी ने रिकमेंड किया था। मिलागम जो कमेटी थी 2013 को सरप्लस ट्रांसफर्स इंक्रीज़ की बात किया है, और इकोनॉमिक जो कैपिटल जो फ्रेमवर्क जो आया था विमल जलान कमेटी के द्वारा, ये भी आप देखेंगे सरप्लस ट्रांसफ़र डिपेंड की बात करता है, जो 2 तरीके के होते हैं। जैसे कि जो रियलाइज इक्विटी होती है, जो आप देखें जो रियलाइज इक्विटी और आपका इकोनॉमिक कैपिटल होता है। ठीक है, तो इसमें जब हम बात करते हैं तो ये जो आपका जो रियलाइज इक्विटी होती है, ये आपका जो कैपिटल होता है और रिजर्व फंड होता है और रिस्क जो प्रोविजंस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने हम लोगों ने ऊपर देखा था, जैसे कि यहाँ पे जो आरबीआई का जो एक्सपेंडिचर है, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये आपका क्या है, रिस्क प्रोविजंस थे, जो भी आपके मेकिंग रिस्क एक्सपेंडिचर इन मेकिंग रिस्क जो भी प्रोविजंस थे, एडीएफ था आपका, कंटिजेंसी थे, ये सारी चीज़ें आपके आ जाती हैं। ठीक है, इसमें आ जाता है। ओके, आपके रियलाइज इक्विटी में आ जाता है। और इकोनॉमिक जो कैपिटल होता है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई कुछ पैसा रखती है अपने पास कि अगर फ्यूचर्स में, ठीक है, कुछ इश्यूज ना आ जाएं, जैसे कि कोरोना जैसे पैंडेमिक हो गया। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ अगर इस तरीके की आती है तो कुछ पैसा ये देखते हैं कि आरबीआई रखती है एज अ इकोनॉमिक कैपिटल में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, रियलाइज इक्विटी और इकोनॉमिक कैपिटल। ठीक है, ये बिमल जलान कमेटी के द्वारा रिकमेंड हुआ था कि जो भी सरप्लस है ट्रांसफ़र होना चाहिए। ठीक है, ये 2 डिपेंडेंट्स पे, ठीक है, ये डिपेंड करता है 2 कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड देखेंगे जो आरबीआई का पे आउट है टू द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे बस ट्रेंड आपको देखना है कि कभी ये इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ। तो जहाँ पे आप देखेंगे कभी डिक्रीज़ हो रहा है, कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है, कभी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो है ना, ये जो आप ट्रेंड देखना है और ट्रेंड को जानना है। और इस ट्रेंड में कभी कभी आप देखते होंगे क्वेश्चन आता है स्टेडली इंक्रीजिंग की बात करता है और डिक्रीजिंग की बात करता है। उस कंडीशन में हमेशा आप देखेंगे ये गलत होगा ऑप्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे वेज एंड मीन्स एडवांस स्कीम क्या होता है। वेज एंड मीन्स एडवांस स्कीम ये आपका, तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है वेज एंड मीन्स एडवांस स्कीम का। इसमें आप देखेंगे कि जो भी स्टेट है, ठीक है, लेट से आपका स्टेट है पंजाब। ठीक है, ये पंजाब जो स्टेट है कि कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से, ठीक है, मिसमैच की वजह से इन कैश फ्लो में उन लोगों के पास क्या पेमेंट नहीं रह पाता है, पैसा नहीं रह पाता है, तो आरबीआई से वो पैसा लेते हैं।
ठीक है। तो इसका मतलब ही हो जाता है वेज एंड मीन्स एडवांस, ठीक है, फॉर अ टेम्परेरी पीरियड के लिए, ठीक है। टेम्परेरी पीरियड्स के लिए लेते हैं, लगभग आप देखेंगे 90 डेज के लिए, ठीक है। आरबीआई से गवर्नमेंट लोन लेती है, ठीक है। और इसमें हम जब बात करते हैं तो आपका ये जो फैसिलिटीज़ है ये अवेलेबल है किसके लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी, और ये भी अवेलेबल है, ओके। देयर आर टू टाइप्स, ओके, वेज एंड मीन्स एडवांसेस में और स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांसेस, जिसको क्या बोला जाता है, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज़ बोला जाता है। स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज़ में क्या होता है कि लेट से कोई जैसे कि पंजाब ही स्टेट है, ठीक है, और वो क्या करती है कि आरबीआई के पास ये अपना खाता खोलती है, ठीक है, ये खाता खोलती है आरबीआई के पास, ठीक है। तो ओपन करती है अपना अकाउंट, और अकाउंट ओपन करके ये कुछ कोलैटरल यहाँ पे जमा करेगी आरबीआई के पास, ठीक है। जो कोलैटरल जमा करेगी उस कोलैटरल को रख के ये कुछ पैसा लेगी, ठीक है। उसी को पैसे को क्या बोला जाता है, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज़ बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आप देख लेंगे, ठीक है। जो एसडीएफ है आपका ये यहाँ पे मेंशन किया गया, अभी डिफरेंशिएशन देखेंगे, ठीक है। जो ये आपका इंटरेस्ट रेट है आपका लिंक होता है रेपो रेट से, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ये आप देखेंगे अपार्ट फ्रॉम दी WMA स्पेशल ड्राइंग जो फैसिलिटीज़ होती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ होती है, आर द इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल एकोमोडेशन इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट के लिए अंदर ये अवेलेबल होता है। दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर गवर्न बाई अंडर द RBI एक्ट ऑफ 1934। ये RBI एक्ट के अंदर ये क्या होता है, ये गवर्न होता है। एंड मूविंग टू दी, ये जो मैंने बताया कि स्टेट क्या करती है, अपना अकाउंट ओपन करती है आरबीआई के पास, और कुछ कोलैटरल क्या करती है, ये रखती है, और उस कोलैटरल के माध्यम से ये कुछ फंड, जैसे कि आप देखेंगे कि किस तरीके का ये अकाउंट रखते हैं, जैसे कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, गारंटिंग रिडेम्पशन जो फंड होता है, ये सारी चीज़ें रखता है, ठीक है। इस तरीके अकाउंट खोलता है, और ये तब जाके लोन आप देखेंगे किसी भी स्टेट को मिलता है, जैसे पंजाब का मैंने अभी एग्जाम्पल देके बताया, ठीक है। ये आप देखेंगे जो GSF होता है और GRF होता है, दे आर रिजर्व फंड एंड मेंटेन बाय द सम ऑफ द स्टेट विद द आरबीआई, ओके। यहीं हम बात करें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, इसका मतलब ये है कि जो भी SDF है, ठीक है, और WMA जो एक लिमिट होती होगी ना, अगर उस लिमिट से भी अगर ऊपर चला जाए, ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि सारी लिमिट क्रॉस करके सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो SDF और WMA की जो लिमिट है उसको भी क्या करते हैं कि जब क्रॉस कर देता है, ठीक है, तो उस समय कंडीशन में आप देखेंगे और ओवरड्राफ्ट ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे जनरली स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज जो है कैन अवेल द ओवरड्राफ्ट फॉर 14 कंसेक्यूटिव डेज, रिलैक्सेशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट आरबीआई के द्वारा। 14 दिन के लिए ये आप देखेंगे ये क्या ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, और ये 14 दिन का भी अगर आरबीआई चाहे तो इसको रिलैक्स कर सकती है, ओके, एज इट इज़ मेंशन हियर, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ये आप देखेंगे जो अदर कीज डेवलपमेंट है जो रिलेटेड टू आरबीआई, इट इज़ मेंशन हियर, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ओके। यहाँ पे आप बात करते हैं जो क्रेडिट डिपॉजिट होता है रेशियो, ठीक है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का मतलब ये है, तो इसमें ये देखने को मिलता है कि जो आपका क्रेडिट डिपॉजिट ये रेशियो होता है, इसमें आपका जो बैंक होता है, ठीक है, बैंक होता है, ये क्या करता है कि ये लोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ये लोन प्रोवाइड कराता है टू द कस्टमर, ठीक है। यहाँ पे यही मेंशन किया गया है, परसेंटेज ऑफ लोन अ बैंक हैज़ इशू रिलेटिव टू इट्स टोटल डिपॉजिट, ठीक है। अगर सपोज करिए बैंक के पास 500 करोड़ है, ठीक है, डिपॉजिट, उसमें से आप देखेंगे कि ये कितना, ये आप देखेंगे कि सपोज करिए 400 करोड़ ये आप देखेंगे लोन में दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्रेडिट है, लोन क्रेडिट, ये तो 500 करोड़ है, ठीक है, जिसको क्रेडिट बोला जाता है, ठीक है। 500 करोड़ है, जिसमें से 400 करोड़ ये क्या किया, बैंक ने लोन दे दिया, ठीक है। और जब देखेंगे एक तो फैक्टर आएगा ना, सपोज करिए कि ये जो लोन है उसका फंस गया, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि लोन जो भी ले रहा है वो चुका ही देगा, ठीक है। तो सपोज करिए जो भी पैसा फंस गया, जैसे कि वो फंस जाएगा तो एनपीए में जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, जो आपका 19 डेज़ का होता है, इसमें आगे अभी देखेंगे हम लोग। तो ये 90 डेज़ का क्या होता है, जो एनपीएस होता है, इससे तो क्या हो जाएगा कि जो बैंक का जो फंक्शन है वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना, कि अगर ये एनपीए में चला गया तो बैंक तो सही से फंक्शन नहीं करेगा। इसीलिए आरबीआई ने बोला है कि जो भी बैंक है उनको जो क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशियो है
उसको कम करना चाहिए। ओके, यहाँ पे रिड्यूस की बात करें, ठीक है। इट इज़ अ रेशियो हाउ मच बैंक लेंड आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट इट हैज़ मोबिलाइज। ओके, और यही सारी चीज़ें बात की गई हैं। इट कुल बी पोटेंशियली स्टिमुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ बट इम्प्लाइज हायर रिस्क। ये आप देखेंगे कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ का तो काम करेगा, जैसे आप लोन देंगे, ठीक है, अपने कस्टमर्स को, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, ठीक है, इकोनॉमी बूस्ट होगी। लोन क्या आपका जो भी बिजनेसमैन है वो बहुत अच्छे से चलेगा। एमएसएमई जो यहाँ पे बात की गई, एमएसएमई जो सेक्टर होगा उसमें बहुत ही बढ़ते हुए चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। तो हायर क्रेडिट ग्रोथ रेट है, लेकिन साथ में आप देखेंगे हायर रिस्क भी होता है, ठीक है, देयर इज़ अ हायर रिस्क भी होता है, ठीक है। रिटेल क्रेडिट रिस्क, ये मैंने बताया आप लोग को। ये क्या करता है, स्लो करता है डिपॉजिट ग्रोथ को। ये जो भी डिपॉजिट ग्रोथ को क्या करता है, ये स्लो करता है, क्योंकि कंज्यूमर्स आर द ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द सेवर्स एंड इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर एंड डाइवर्टिंग द फंड टू द कैपिटल मार्केट में, एंड स्लो कर देते हैं डिपॉजिट ग्रोथ को, ठीक है, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट कर देते हैं। इसका जो इम्पैक्ट होगा, जो आप देखेंगे जो सीडी रेशियो का ऑन बैंक, वो क्या हो जाएगा, एक तरीके का प्रेशर हो जाएगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होता है आपका, जिस तरीके से आप देखें विलफुल जो डिफ़ॉल्टर होते हैं, विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होते हैं, ये आप देखेंगे जिसके पास पैसा है फिर भी वो देना नहीं चाहता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है विलफुल डिफ़ॉल्टर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो टर्मोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके की जो टर्मोलॉजी आप ध्यान देंगे, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यही आपका मेजर करता है नेट रिटर्न ऑफ द ऑन अ बैंक अर्निंग एसेट लाइक इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज लोन एंड एक्सेट्रा, ठीक है। जो लिक्विडिटी जो रिस्क है आपका, जैसे बैंक में भी अनेबल टू पे टाइमली टू मीट द पेमेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है। वही क्रेडिट रिस्क क्या होता है, जैसे बोरोवर कुड डिफॉल्ट ऑन देयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, डिफॉल्ट हो जाते हैं बोरोवर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ठीक है। ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है। ये आपका क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करता है डिटेल्स ऑफ द बैंकिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एज वेल एज पेंशन सेक्टर्स। ये आप देखेंगे एनुअली आपका ये पब्लिश होता है, ठीक है। यही आप देखते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आरबीआई ने ही ये अनाउंस किया है फाइनेंशियल इंक्लूसिव इंडेक्स, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मूविंग टू दी रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन स्कीम, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो अम्बड्समैन जो स्कीम है, इसका मतलब होता है कि जैसे सपोज करिए मेरा अगर अकाउंट है HDFC में, ठीक है, HDFC में अकाउंट है, और आप देख रहे हैं कि जो भी HDFC या हमारा बैंक है वो कहीं ना कहीं जो भी ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी में कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, ठीक है, सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और हमारा जो भी काम है वो सही से नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में आप डायरेक्टली आरबीआई के पास जा सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है अम्बड्समैन स्कीम का। ये आप देखेंगे, ये इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन स्कीम आप देखेंगे 2021 में आया था, ठीक है। ये आप देखेंगे अल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेशल होता है फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई फॉर सॉल्विंग दी कस्टमर ग्रीवेंसेस इन रिलेशन टू दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रेगुलेटेड एंटिटीज ऑफ दी आरबीआई, ठीक है। तो ये आपका जो भी सर्विसेज है कस्टमर को ये प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर में आता है, और आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर में आता है। ये बस आप देख लेंगे 2007 के अंदर, ठीक है। जो इसका मेजर जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द कॉस्ट फ्री रेड्रेशल ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट्स। ये कॉस्ट फ्री होता है, देयर इज नो नीड टू गिविंग द कॉस्ट, ओके, नो नीड टू गिव द पैसा, ओके। और इसका जो कवरेज होता है, इसमें देखेंगे ऑल जो कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, जैसे आपका रीजनल रूरल बैंक हो गया, शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ओके, नॉन शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये सारे चीज़ आ जाते हैं जिसका साइज 5 करोड़ से अबव होता है। इसमें नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनीज हो जाते हैं, जिसमें केवल एक्सेप्ट आपका हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑल द पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसका कवरेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो अपॉइंटमेंट है ऑफ अम्बड्समैन का, ये आरबीआई में अपॉइंट वन और मोर ऑफ इट्स ऑफिसर एज अ अम्बड्समैन और डेप्यूटी अम्बड्समैन फॉर अ टेन्योर नॉट एक्सटेंडिंग टू द 3rd ईयर, यानी 3 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए ये ऑफिसर का टेन्योर, ओके। यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो नेक्स्ट
देखने को मिलता है कि जो omnibus framework for the recognizing the self regulator organization and regulated entities, ओके इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है सेल्फ रेगुलेटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब ये हो जाता है सीधा सा कि जो सेल्फ रेगुलेशन का जो भी काम कर रहा हो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे आपका पीआईबी हो गया, ठीक है, तो ये सेल्फ रेगुलेशन करता है, ठीक है, सेल्फ रेगुलेट होता है, तो उसी को बोला जाता है आपका सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अपने जो भी माइक्रो जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे चीज़ें डील करता है। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया, जैसे यही ऑब्जेक्टिव ऑफ ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो ये इंक्लूड करता है जैसे प्रमोटिंग द कंप्लायंसेस कल्चर, सपोर्ट द स्मॉलर एंटिटीज, एक्ट एज अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ मेंबर्स एंड कलेक्ट सेक्टोरल इंफॉर्मेशन एंड इनकरेज द R&D कल्चर, ठीक है। ये आप देखेंगे जो एलिजिबिलिटी है, देखेंगे आसारों का, इट शैल बी सेटअप एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट ऑफ 2013, ठीक है। इसमें देखेंगे एडुकेट आपका नेटवर्क होना चाहिए, सफिशिएंटली ये डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग होना चाहिए एंड इट मस्ट बी रिप्रेजेंट द सेक्टर, ओके। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई एम कटिंग दैट। एंड आप देखेंगे जब PYQ इस तरह के क्वेश्चन कभी भी UPSC नहीं पूछता है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द यूनिवर्सल बैंक, ठीक है। यूनिवर्सल बैंक क्या होता है कि जो RBI ने एक क्या किया है, सेट किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को टू ट्रांजिट इनटू यूनिवर्सल बैंकिंग अंडर द वन टैपिंग लाइसेंस में, यानी वन टैपिंग लाइसेंस में क्या करना है, ये प्रोवाइड करना है, ठीक है, लाइसेंस को, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि यूनिवर्सल जो बैंक है आर द बैंक दैट ऑफर वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बियॉन्ड द कमर्शियल बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सच एस इंश्योरेंस। तो यहाँ पे ये जो वन टैपिंग जो स्कीम है ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में। ये आप देखेंगे ये अलाउ करता है बैंक टू अप्लाई फॉर अ बैंकिंग लाइसेंस विथ RBI थ्रू आउट द ईयर। पहले क्या होता था ना कि अर्लियर जो एक टाइम पीरियड था, ओके, देयर वाज अ टाइम पीरियड जो पहले था कि इसी टाइम पीरियड में आप इनवाइट किए जाएंगे, ठीक है, और तब जाके आप क्या कर सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं बैंक को, ठीक है, बैंक आप चलाने के लिए, ठीक है, फॉर बैंकिंग लाइसेंस के लिए। बट अब क्या है ना, वन टैपिंग जो लाइसेंस 2016 में आया था उसमें आप कभी भी थ्रू आउट द ईयर यू कैन गेट द बैंक लाइसेंस, ओके, विद द RBI, सो इट इज दैट मच इम्पॉर्टेंट, ओके। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके, इट शुड बी नेट वर्थ आपका देखना चाहिए मिनिमम आपका 1000 करोड़ होना चाहिए। स्टेटस की बात करें तो इट मस्ट बी शेड्यूल बैंक विद द सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड का परफॉर्मेंस होना चाहिए जिसमें मिनिमम 5 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है। जो फाइनेंशियल हेल्थ है इसका जो प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आप क्यों बैंक अपना पूरा रिकॉर्ड निकालता है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स की बात करता है। एसेट की क्वालिटी देखेगा कि ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा नॉन परफॉर्मिंग एसेट में है, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 3 to 1%, बस इतना एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जो स्टॉक लिस्टिंग है, क्या वो शेयर मस्ट बी लिस्टेड इन अ रीऑर्गेनाइजेशन स्टॉक एक्सचेंज में है कि नहीं, क्या बोलते हैं, लिस्ट किया गया है कि नहीं। प्रोमोटर एज अ रिक्वायरमेंट, नो एडिशनल ऑफ द प्रमोटर और चेंज टू द एग्जिस्टिंग प्रमोटर इज परमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, ठीक है। इसमें हम जब बात करते हैं प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, ये आप देखेंगे विद जो भी डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो विल बी प्रिफर्ड, जो भी आपके डाइवर्सिफाइड लोन जो पोर्टफोलियो हैं उन लोगों को प्रिफर किया जाएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ऑल दी स्मॉल फाइनेंस जो बैंक होते हैं, ओके, सो वी आर डीलिंग हियर दैट जो आपके जो अनाउंस हुए थे बजट 2014-15 में फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड, यहाँ का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर लाइसेंस होता है, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट आप 2013 से कर सकते हैं। ये कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है, जैसे 200 करोड़ एक्सेप्ट फॉर द फ्यू स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग का होना चाहिए, और एडजस्ट होना चाहिए नेट बैंक क्रेडिट जैसे रिक्वायर होना चाहिए, इट शुड बी एक्सटेंड टू द 75% ऑफ देयर, ठीक है, ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है, 75% होना चाहिए, ओके। वैसे जनरली आपका कितना है, 40% है PSL, ठीक है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, PSL इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जानते हैं। ये एक बार PYQ आ चुका है, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं इसमें अर्बन और रूरल 2 होते हैं, ठीक है, अर्बन और रूरल 2 होते हैं। इसमें क्या होता है कि
वेट ए मिनट, ये इसमें क्या होता है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं टू स्टॉप द प्रैक्टिसेस ऑफ सेटिंग अप द डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ठीक है, ये आपका सेटअप किया जाता है ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा थ्रू आउट द अप्रोप्रिएट प्रॉफिट टू पे द डिविडेंड इन अ फ्यूचर ईयर व्हेन द प्रॉफिट्स आर इनसुफिशिएंट, जब प्रॉफिट आपका इनसुफिशिएंट होता है, ओके, और वेयर द बैंक्स हैज़ पोस्टेड द नेट लॉस, जहाँ पे बैंक क्या कर जा रहे हैं, जो नेट लॉस है उसको लिए पोस्ट किए जा रहे हैं। अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि आपका आरबीआई इसको क्या करती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर 1949 के अंदर ये रेगुलेट करती है, ठीक है, सुपरवाइज करती है। इसका जो लीगल स्टेटस है, रजिस्टर एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये किसके अंदर में, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में आता है, ओके, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ओके। तो ये आपको क्या है, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो इसके जो डिटेल फॉर्म में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, डिटेल में देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इसमें ऑनरशिप क्या होता है, सिटीजन्स का ही होता है। ये अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ये क्या होता है, ये आता है, ठीक है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आता है। इसको रेगुलेट करने वाला आरबीआई होता है, ठीक है, जैसे कि सभी बैंकों को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई होता है। ये आप देखेंगे अपग्रेड हो सकता है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ठीक है, इट कैन बी अपग्रेडेड। और इसमें जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, नेक्स्ट हम बात इसके नीचे पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये स्टेट और प्लस आरबीआई दोनों रन करती है, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ठीक है। और इसमें दो तरीके के बैंक्स होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लोन जो प्रोवाइड कराती है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स सिटीजन्स को, एक शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। तो जो शॉर्ट टर्म लोन होता है इसमें आप देखेंगे PHCS आता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। ये पहला ऐसा बैंक है, ठीक है, जिसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है, इसको स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। और ये आप देखेंगे चेक ये इशू नहीं कर सकता। तो ये एक छोटा सा इसकी जानकारी थी जो अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स थे, ठीक है, ठीक है दोस्तों, आई होप इट्स क्लियर, ओके। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने बताया है और डिस्टिंग्विश करके बताया है चीज़ों को। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कनेक्ट टू आवर चैनल, ओके। सो वी आर हियर, ओके, हम लोग यहाँ पे थे। तो यहाँ पे क्या करता है कि जो लैंडिंग है, लैंडिंग का जो टारगेट है वो 75% रखा गया मार्च 2026 तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो बैंकिंग है आरबीआई है रेगुलेट करता है फ्रेमवर्क जो कैटेगराइज हुआ था यूसीबी में, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में 4 टियर में ये हुआ था आपका कैटेगराइज। यहाँ पे जो कैटेगराइजेशन है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, जैसे टियर 1 में ऑल यूनिट यूसीबी जो सैलरी अर्नर हैं ये सारे आ जाएंगे, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द सोसाइटीज़, ठीक है। टियर 2 आप देख लेंगे, टियर 3 ये सारे अब थोड़ा सा एक जानकारी ले लेंगे। टियर 2 में आप देखेंगे कि 100 करोड़ के आसपास, 100 से 1000 के बीच में होना चाहिए करोड़ में डिपॉजिट। और यहाँ पे टियर 3 में आपका 1000 से, ठीक है, 10,000 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। और टियर 4 में 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ओके। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं अबाउट जो एक अम्ब्रेला जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये आप देखेंगे कि क्या नाम है इसका, नेशनल। तो रिसेंटली जो ये नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव जो फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेट जो लिमिटेड जो बनाया गया है, ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर दी यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी क्या करेगा, ये जो बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए, यूसीबी के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसके रिकमेंडेशन पे, NS स्वामीनाथन के रिकमेंडेशन पे ये बनाया गया था। और ये हाईलाइट किया गया है सबसे पहले आरबीआई के द्वारा, वर्किंग ग्रुप जो भी चेयर किया गया था आपका NS स्वामीनाथन से। ये रिकमेंड करता है आपके कुछ फंक्शंस जैसे लिक्विडिटी एंड कैपिटल सपोर्ट प्रोवाइड करना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो ये बेसिकली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ये जाना जाता है, ठीक है, इसके लिए ये स्ट्रेस करता है और इस पर ज़्यादा जोर देता है। रेगुलेटरी करना है, कॉम्प्लायंसेस को प्रिपेयर करना है यूसीबी फॉर द कॉम्प्लायंसेस विद द रेगुलेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा, ठीक है।
टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म को डेवलप करना है और शेयर करना है, प्लेटफॉर्म टू हेल्प द यूसीबी एक्सपेंड द सर्विसेज एट द लोअर कॉस्ट पे एक्सपेंड करना है ऑल द सर्विसेज। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रॉम्प्ट जो करेक्टिव एक्शन है, फ्रेमवर्क फॉर द प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव जो एक्शन है, ठीक है, तो आरबीआई ने अभी इशू किया है, ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ, तो आरबीआई ने इशू किया है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर द प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये एड्रेस करेगा जो फाइनेंशियल हेल्थ है ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को विद अ ग्रेटर प्रिसिशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि जो अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक्स है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्या उसमें जो कैपिटल है, एसेट है, वो सही से, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा मतलब एक तरह के जो उसका जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं इम्पेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये एड्रेस करने के लिए ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ये आरबीआई के द्वारा इशू किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2025 से ये क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये अब क्या करता है, ये सुपरवाइज करता है चीज़ों को, ठीक है, एक्शन फ्रेमवर्क। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका 50 ईयर्स ऑफ इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है। ये बात करता है आपका जो फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड कराता है, जो भी फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जो भी स्मॉल वैल्यूज टू द मार्जिनलाइज पीपल एंड पुअर इंडिविजुअल्स को, ठीक है, जो भी मार्जिनलाइज पीपल हैं एंड द पुअर इंडिविजुअल हु लैक एक्सेस टू द फॉर्मल बैंकिंग जो सिस्टम में क्या कर रहे हैं, दे आर लैकिंग टू एसेस द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम सर्विसेज को दे आर लैकिंग। ओके, सो उनको क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। वो किनको आप देखेंगे कि अभी एक तरीके का ये क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह काम करता है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे आप लोगों को पता है बिना किसी कोलेटरल को, नो कोलेटरल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना, नो कोलेटरल का यूज़ ना करके अगर कोई महिला सपोज करिए सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अगर कोई वुमेन अगर लोन लेती है तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट होल ग्रुप कि ये लोन का पेमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये इसमें क्या इंक्लूड करता है, माइक्रो फाइनेंस, जो मैंने बात किया, जो माइक्रो फाइनेंस ये क्या करता है, इट ऑफर द फाइनेंशियल सर्विसेज जो मैंने बताया कि लाइक स्मॉल वैल्यूज लोन टू मार्जिनलाइज और पुअर इंडिविजुअल को, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये कोलेटरल फ्री लोन होता है। ये लोन आप देखेंगे जिसका लो इनकम हाउस होल्ड होता है और हाउस होल्ड की जो एनुअल इनकम होना चाहिए इट शुड बी 3 लाख से के आसपास होना चाहिए, ठीक है, 3 लाख होना चाहिए और एज पर द ट्रीटेड एज अ माइक्रो फाइनेंस लोन बाय द आरबीआई, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो आरबीआई है इसमें आपको देखने को मिलता है कि जो आपके जो लोन हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं, ठीक है, जो लोन होते हैं आपके हाई इंटरेस्ट रेट पे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो चार्ज किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा, ठीक है। तो इसमें एक आपका यूनिक चीज़ क्या है कि जो माइक्रो फाइनेंस होते हैं, माइक्रो फाइनेंस जो होते हैं इसमें जो लोन होता है, लोन का जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, ये आपका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो भी कमर्शियल बैंक लगाती है, ठीक है। ये आप देखेंगे जो मोहम्मद यूनिस हैं इस समय जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के, इनका ये ब्रेन चाइल्ड था, ठीक है। ये इन्होंने फाउंड किया था मॉडर्न क्या माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस, और इस्टेब्लिश किया था क्या ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में, ठीक है, 1976 में। ये रेगुलेशन क्या करता है, आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होता है आरबीआई रेगुलेट करता है ये बॉडी का फॉर अ माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, ऑपरेटिंग इन द कंट्री। ओके, ये आरबीआई ने जो मेलगम जो कमेटी है 2010 में इसने रिकमेंड किया था फॉर द फ्रेमवर्क टू रेगुलेट, ओके, माइक्रो फाइनेंस को रेगुलेट करने के लिए मेलगम ये कमेटी थी। कुछ इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ली गई हैं फॉर अ माइक्रो फाइनेंस इन अ कंट्री, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जो प्रोवाइड करता है लोन अप टू 10 लाख रुपीज़ टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म एंड स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस जो है थ्रू द कमर्शियल बैंक और एनबीएफसी के माध्यम से। इसमें 3 तरीके के जो लोन की कैटेगरीज हैं मुद्रा में, जैसे शिशु हो गया, किशोर हो गया, तरुण हो गया। अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपने जो 2024 वाला जो बजट आया था उसमें तरुण को जो दिया जाता था कि जो आपके जो लोन है उसको 10 लाख से
20 लाख तक इंक्रीज कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखेंगे। ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी होता है, शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, यहाँ पे वही बात कर रहा है कि तरुण को कितना 10 लाख से 20 लाख तक ये लिमिट को इन्हांस कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि इसमें आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बैंक लिंक करता है प्रोग्राम को, जैसे कि आपके कमर्शियल बैंक को और आरआरबी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा ये इनिशिएट किया गया था। इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड में, जो प्रोवाइड करता है आपके क्या फाइनेंशियल सर्विसेज टू द अनरिच और अनडिजर्व पुअर हाउस होल्ड को। ठीक है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें जो कि मैंने बताया कि जो ऑल मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोन को कैसे वो वापस करेंगे। ठीक है, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल दी मेंबर ऑफ द ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लोन दैट इंडिविजुअल मेंबर टेक। ओके, ये आपको ध्यान में रहना। ठीक है, इसमें आप देखें जो रीजनल रूरल बैंक है और कमर्शियल बैंक है, ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को। नेक्स्ट आपका आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs। ठीक है, ये लेंडिंग एक्टिविटीज़ के बारे में ये बताता है। ठीक है, ये लेंडिंग एक्टिविटीज़ है, जैसे ये प्राइमरली इंगेज होता है लेंडिंग एक्टिविटीज़ बट एक्सक्लूड द इंस्टीट्यूशन मेनली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड ट्रेडिंग गुड्स एक्सेप्ट जो सिक्योरिटीज़ होते हैं एंड उनको प्रोवाइड किया जाता है एनी जो सर्विसेज होते हैं एंड सेल परचेस होते हैं एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है ये सारी सर्विसेज। ठीक है, इसी को बोला जाता है NBFC। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, तो RBI ने अभी बैन किया है 4 जो NBFCs हैं और ग्रामीण लोन के लिए। ठीक है, जो अपने पावर को एक्सरसाइज कर रहे थे अंडर ये सेक्शन दिया है 45L क्लॉज बी में। ठीक है, जो RBI एक्ट ऑफ 1934 के अंदर में आता है। ठीक है, इसका जो रेगुलेशन है नेशनल हाउसिंग बैंक है, जो आपका क्या करता है, रेगुलेट करता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को। ओके, लेट मी चेंज द कलर, कौन सा कलर, यस। तो ये क्या करता है, तो यहाँ पे आपको क्या करता है, रेगुलेट करता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, जो सेबी है रेगुलेट करता है मर्चेंट बायर और वेंचर कैपिटल फंड्स को, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इंश्योरेंस जो रेगुलेटर है डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये रेगुलेट करता है इंश्योरेंस कंपनीज को, और स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है चिट फंड जो कंपनी देती है उसको, और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स क्या है, निधि कंपनीज हैं। ठीक है, आर रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। ओके, ये याद रखेंगे, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे देगा, तो इस तरीके का मिस्टेक ना करिएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट इज ओके द रेगुलेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, रेगुलेटिंग मिनिस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो NBFC और अदर बैंक्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल बैंक होता है वो DD तो दे सकता है, डिमांड ड्राफ्ट जो होता है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो NBFC है वो DD एक्सेप्ट नहीं करती है। वहीं जो चेक होता है, जो नॉर्मल बैंक क्या करती है, चेक इशू कर देती है। वहीं आप देखेंगे जो NBFC है, ठीक है, वो चेक इशू नहीं करती है। जो भी डिपॉजिट इंश्योरेंस जो फैसिलिटीज़ होती है, इट इज़ नॉट अवेलेबल टू दी NBFC बट इट इज़ अवेलेबल टू दी बैंक के पास ये अवेलेबल होता है। ये एक छोटा सा डिफरेंस था। ठीक है, जो हम लोगों ने ये चार्ट के माध्यम से देखा था। ठीक है, देखा है। ओके, तो ये आप देखेंगे कि जो इस्टेब्लिश हुआ था DICGC जो एक्ट है आपका, जो आप कवर करता है ऑल जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे इंक्लूड्स आपके ब्रांचेस ऑफ द फॉरेन बैंक्स, फंक्शनिंग जो भी हो रहे हैं इंडियाज़ में, लोकल एरिया बैंक्स में, ओके, एंड रीजनल रूरल बैंक में, ये सारे चीज़ों को कौन रेगुलेट करता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, जो आप देखेंगे कि DICGC जो है इंश्योर करता है ऑल बैंक डिपॉजिट को अप टू कितना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5 लाख। ओके, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि जो सेग्रीगेशन है NBFC का, ये 4 लेयर में सेग्रीगेट होता है बेस्ड ऑन द साइज, एक्टिविटीज़ और परसीव लेवल ऑफ रिस्क कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो आप देख सकते हैं कि जो सेग्रीगेशन ऑफ NBFC है वो सारे चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्या क्या लेयर हैं, 4 लेयर यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे बेस लेयर में आप देखेंगे 1000 करोड़ का एसेट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड लेयर में देखेंगे 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, उसको मिडिल लेयर बोला जाता है। ठीक है, स्मॉल जो कंसिस्ट ऑफ नॉन डिपॉजिट टेकिंग
NBFC having asset of 1000 crore and all deposit taking the NBFC। नेक्स्ट आपका जो अपर लेयर में आता है, ओके, स्मॉल सेट ऑफ NBFC होता है जिसका जो सिग्निफिकेंट होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क और स्पिल ओवर देयर आफ्टर द रिक्वायर्ड टू बी द सब्जेक्ट ऑफ द टाइडर रेगुलेशन। और टॉप लेयर में आता है जो NBFC जज टू एक्सट्रीम सुपरविजरी रिस्क परसेप्शन होते हैं जो पुश करते हैं, वुड बी पुश टू द टॉप। ओके, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके, आपके जो चारों लेयर मैंने बता दिए, ठीक है। जो इसके रिलेटेड न्यूज़ है आपका जैसे NBFC P2P है, आपका लैंडिंग रेगुलेशन है, मास्टर सर्कुलर बाय RBI के द्वारा। इसका ये डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है। ये यहाँ पे क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन लैंडिंग होती है थ्रू दी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है। इसमें लैंड होता है, बोरो होता है मनी को डायरेक्टली, ठीक है, थ्रू दी पर्सन टू पर्सन, ओके, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जैसे बैंक का बिना इन्वॉल्वमेंट के ये लैंडिंग और बोरोइंग होती है आप दो व्यक्तियों के बीच में थ्रू दी डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओके, ये आप देख सकते हैं। ओके, जो लैंडिंग का जो लिमिट है ये आप देखेंगे कितना है, 5 करोड़, ठीक है। यहाँ पे वेट ए मिनट, सॉरी फॉर दिस, ये 50 लाख है। ओके, 50 लाख है, 50 लाख के का क्या होना चाहिए, ये लिमिट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप कि ये प्रोहिबिट करता है P2P प्लेटफॉर्म फ्रॉम दी प्रोमोटिंग P2P लेंडिंग एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को क्या करता है, ये रोकता है, प्रमोशन से रोकता है, एंड क्रॉस सेलिंग को एंड इंश्योरेंस, एनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो NPA है, ठीक है, NPA से आपका PYQ में आ चुका है, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। NPA का सीधा सा मतलब ये है कि जो 19 डेज़ के लिए जो भी अगर कोई इंडिविजुअल लोन ले रहा है और वो चुका नहीं रहा है तो उसको NPA की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, ठीक है, वो किसी अन्य दूसरे के पास ये पड़ा है, ठीक है। तो ये NPA का मतलब हो गया। तो अभी रिसेंटली जो RBI ने हाईलाइट किया है अचीवमेंट जो आपके NPA में देखने को मिला है, ठीक है। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट है बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द सब कमेटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा ये हाईलाइट किया है कि जो बैंक के जो ग्रॉस NPAs हैं, नेट जो NPAs रेशियो हैं, क्या हुआ है, नीचे आ चुके हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि 19 डेज़ का ओवरड्यूज अगर रहता है तो वो लोन किस कैटेगरी में चला जाता है, NPA की कैटेगरी में चला जाता है। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ये रिफर्स करता है आपका क्या कि टू दी सम ऑफ ऑल दी एसेट दैट आर क्लासिफाइड एज अ NPA में, ठीक है, जो भी NPAs में आते हैं ऑल दी एसेट्स की बात कर रहा है, दैट इज मीन बाई ग्रॉस NPA, ओके, GNPA आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट एक काउंसिल है, ये आपका सेटअप हुआ था 2010 में, ठीक है, अपेक्स लेवल का ये है। ये स्ट्रेंथन करता है आपका क्या इंस्टीट्यूशन को और उसके मैकेनिज्म को फॉर द मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और इन्हेंस करता है आपका इंटर रेगुलेटरी एंड कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोटिंग द फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। इसमें आप देखेंगे चेयरमैन होते हैं, ठीक है, FSDC के, और फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर ये क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेंबर होते हैं जो इंक्लूड करते हैं आपके फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर को, जैसे कि RBI, SEBI, ये IRDA, ये सारे लोग हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट जो क्लासीफाई हुआ है आपका NPA, जैसे कि लॉस एसेट क्या होता है, जो एसेट आइडेंटिफाई होते हैं लॉस नॉट फुली रिटर्न ऑफ, ये फुली निकाले नहीं गया है, मतलब लेना इम्पॉसिबल है, उसको लॉस एसेट की कैटेगरी में रखा गया है। सब स्टैंडर्ड जो एसेट है एक, और एक आपका डाउटफुल एसेट है, ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये इसको क्लासिफाई किया गया है 12 मंथ्स को, स्टैंडर्ड को, ठीक है। यहाँ पे किसको रखा गया है, ये एसेट रिमेनिंग द सब स्टैंडर्ड ओवर दी 12 मंथ, यानी 12 मंथ से ज़्यादा यहाँ पे 12 मंथ तक रखा गया, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा। जो भी स्टेप है ये लिए गए हैं रिड्यूस करने के लिए NPA को, जैसे सरफासी एक्ट हो गया जो अलाउ करता है जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं टू टेक द पोजीशन ऑफ द कोलेटरल अपॉन द डिफॉल्ट इन अ रिपेमेंट, ठीक है। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी जो कोड आई थी 2016 में,
ये भी आपका क्या करता है, कहीं ना कहीं हेल्प करता है रिड्यूस करने में आपका एनपीए। ठीक है, प्रवाह पोर्टल जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सिक्योर करता है सेंट्रलाइज वेब पोर्टल, ठीक है, टू सीक दी अथोराइजेशन, लाइसेंस एंड रेगुलेटरी अप्रूवल को। ओके, ये सारी चीज़ें आप एक बार बस देख लीजिएगा। ठीक है, जो प्रोवाइजनिंग मीन्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मीन्स दैट द बैंक सेट असाइड अ प्रिस्क्राइब अमाउंट फ्रॉम द प्रॉफिट टू कवर द प्रोबेबल लॉसेस। एक प्रोबेबल लॉसेस को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बैंक कुछ क्या करती है, पैसा रखती है। ठीक है, सेट अमाउंट ऑफ पैसा रखती है अपने पास। ठीक है, उसी को बोला जाता है प्रोविजनिंग बोला जाता है। ठीक है, जब लॉस में जाए उस कंडीशन को फेस करने के लिए बैंक पैसा रखती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं को लेंडिंग। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें को लेंडिंग में आप देखेंगे ये क्या होता है, मल्टीपल जो लेंडर होते हैं जिनको प्रोवाइड किया जाता है लेंड टू अ बोरोवर। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पूछा है एसबीआई से टू फॉर्म अ कमेटी टू टेकल द को लेंडिंग इशूज़। ठीक है, ये मल्टीपल लेंडर प्रोवाइड करते हैं लोन टू अ बोरोवर। ठीक है, बोरोवर को मल्टीपल लेंडर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं लोन। कई बार बोल रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में चीज़ें छप जाएँ। ठीक है, आपको सुन के याद हो जाए। ये आपका हेल्प करता है, इंक्रीज करता है लेंडिंग कैपेसिटी को और रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ द इंडिविजुअल लेंडिंग को। कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं रिड्यूस करता है। आरबीआई और एनबीएफसी कैन को लेंड लोन टू अ प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, किसमें मिनिमम 20% क्रेडिट रिस्क होना चाहिए एनबीएफसी। इसमें बैंक्स जो होते हैं ना, दे आर नॉट अलाउड। ओके, ये अलाउड नहीं होते हैं फॉर अ एंट्रिंग इन अ को लेंडिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका को लेंडिंग से रिलेटेड न्यूज़ रहा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आता है जो मैंने बताया अभी आपको ऊपर, विलफुल डिफ़ॉल्टर कौन कौन होते हैं। जो विलफुल डिफ़ॉल्टर वो होते हैं कि दोज हु आर हैविंग विल ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 25 लाख एंड अबव, और जिनके पास पैसा है, दोज हु हैव मनी बट दे आर not giving back the money. Okay, those who have the capacity to pay but they are not paying. Okay, they are treated as a willful defaulter. Okay, so when the borrower default in meeting payment the repayment obligation to the lender or any one of the more feature or notice, ये आपके कुछ दिए गए हैं, जैसे borrower has the capacity to lend, जैसे diversion of the fund, okay, siphon of the fund, ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो लार्ज जो डिफ़ॉल्टर होते हैं, दोज हु आर ट्रीटेड इन अ लार्ज डिफ़ॉल्टर, दोज हु हैव क्या, कितना लोन, 1 करोड़ से ऊपर जिनका लोन है उन्हें लार्ज डिफ़ॉल्टर के कैटेगरी में रखा गया है। जो आप देखेंगे कि जो आइडेंटिफिकेशन होता है, लेंडर हैव टू इस्टेब्लिश द आइडेंटिफिकेशन कमिटी टू एग्जामिन द एविडेंसेस ऑफ द विलफुल डिफ़ॉल्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट। ओके, इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट में आप देखेंगे ये डिस्क्राइब करता है टर्म्स एंड एलोकेशन ऑफ द कोलैटरल बिटवीन कॉमन लेंडर इन अ इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द बोरोवर। ओके, तो इसमें आप देखेंगे जो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है उसमें देखने को आपको मिलता है कि ये एक तरीके का एक टर्म्स होता है। ठीक है, ये टर्म्स क्या होता है, सपोज करें ए नाम का एक व्यक्ति है और उसने एक लोन लिया है। ठीक है, तो लोन लेने में कुछ कोलैटरल जमा होगा। ठीक है, कोलैटरल जमा होगा, ये कोलैटरल जमा होता है तो उसमें एक दो लोग और होते हैं। ठीक है, सपोज करें ABC लोग हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है, तो ये एग्रीमेंट एक तरीके का एक आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि लोन जब वो चुका रहा हो तो उस समय में कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, उस सारी चीज़ों को डील करने के लिए ये आप देखेंगे इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट ये आया है। ठीक है, ये इस्टेब्लिश करता है बोरोवर राइट एंड पोजीशन कंसर्निंग द कोलेटरल पेमेंट एंड पेमेंट प्रायोरिटीज। ओके, एज वेल एज द हायरार्की बिटवीन द वेरियस क्रेडिटर। ठीक है, आरबीआई यहाँ पे आरबीआई क्या करता है, ये आपका कोई भी डिसीजन एग्री करता है बाय द लेंडर रिप्रेजेंटिंग द 75% वैल्यू ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज एंड 60% ऑफ द लेंडर बाई नंबर शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल दी लेंडर्स पे ये बाइंडिंग होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट ना पैदा हो, ये सारी चीज़ों की वजह से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट आपका आता है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी जो कोड है आपका 2016 का, इसमें न्यू गाइडलाइंस इशू हुआ है। ठीक है,
जिसमें जो भी रिजोल्यूशन है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोफेशनल का, वो सॉल्व हो सके। ठीक है, ये जो 2016 में आया था, इट्स अ ऑल इंडिया बैंक्रप्टी लॉ है जो कंसोलिडेट करता है आपका एग्जिस्टिंग जो फ्रेमवर्क है फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी। जो आप देखेंगे कि जो बैंक्रप्टी कौन होता है, ठीक है, एक सिंगल लॉ में क्या करना है, उसको सारी चीज़ों को एक सिंगल लॉ में ला देना, उसी को क्या बोलते हैं, I&B कोड। ठीक है, ये आपका है। और बैंक्रप्ट कौन होता है, बैंक्रप्ट होता है जिसमें आप देखेंगे कि जो एसेट है, एसेट से ज़्यादा आपके पास डेप्थ हो जाए तो कहीं ना कहीं आप बैंक्रप्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी वहीं में हम देखेंगे कि refers to the financial state where the individual or entity is unable to pay the debt when there is a liability exceed to their asset। जब liability आपका एसेट से ज़्यादा हो जाए उसको ही बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। अब बैंक्रप्टी क्या होता है, एक तरीके का लीगल प्रोसेस होता है दैट फॉलो द इंसॉल्वेंसी वेयर द कोर्ट और द ट्रिब्यूनल डिक्लेयर एन इंडिविजुअल और बिजनेस मैन लीगली अनेबल टू पे ऑफ देयर डेप्ट। ठीक है, एक लीगल प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो कोर्ट और ट्रिब्यूनल होता है वो कहता है कि इस इंडिविजुअल के पास क्या है, अपना जो कर्ज है उतारने की क्षमता नहीं है। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये प्रमोट करना है कि इन अ टाइम बाउंड में आपको रिजोल्यूशन देना, ठीक है, फॉर अ डिस्ट्रेस बिजनेसमैन, और इम्प्रूव करना रिकवरी को रेट को फॉर द क्रेडिटर, और इम्प्रूव करना एग्जिस्ट जो मैकेनिज्म है, ओके, जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फेस कर रहे हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किए, जो इंपॉर्टेंट है वही हम देखते हैं। जो एजुकेटिंग जो अथॉरिटी है NCLT एंड डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये आपका फॉर CIRP और लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन एंड इंक्लूडिंग द कॉर्पोरेट डिबेटर है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और डेप्थ रिकवरी जो आपका ट्रिब्यूनल, ये 2 ट्रिब्यूनल होते हैं, ये 180 डेज का होता है। ठीक है, ये अब जब डेप्थ रिजॉल्व होता है कि 180 डेज में, तब जाके ये DRT डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल में आता है। ठीक है, जो अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है आप देखेंगे, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट जो ट्रिब्यूनल, ये हियर करता है अपील को अगेंस्ट दी ऑर्डर पास बाय दी NCLT एंड IBBI। ठीक है, ये आप अगर आपको ये स्पीड स्लो लग रही होगी तो 1.2x पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो आप देखेंगे कि जो अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है, ये आपका जो भी डिसीजन है ये फर्दर अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये चली जाती है, अगर आपको अपील करना है जो भी डिसीजन। ठीक है, वो डेप्थ रिकवरी जो अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है, वो जो भी आप फाइल कर रहे हैं बिफोर द कोर्ट, तो ये भी आपका अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो वो अपील को भी आप सुप्रीम कोर्ट में विथिन 45 डेज, देयर इज अ टाइम लिमिट, विथिन 45 डेज में डेप्थ रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल जाके आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी बोर्ड है ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। ये इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड। ओके, इट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का आता है। ये रेगुलेट करता है जो ओवरसाइट सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं इंसॉल्वेंसी इकोसिस्टम में, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन। ओके, द गवर्निंग जो बोर्ड है, ओके, द फंक्शन ऑफ IBBI, ये गवर्न होता है गवर्निंग बॉडी के द्वारा, जो कंस्टिट्यूट होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखेंगे PY को इस तरीके पूछे गए हैं। ठीक है, इससे एक बार PY आया भी है। तो चेयरपर्सन होते हैं, देर आर 3 मेंबर अमंग दी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, दे आर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक के नीचे नहीं होना चाहिए, 1 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द RBI and 5 other member to be nominated by the central government. Okay, and they are at least 3 shall be the whole time member, 3 इसमें whole time member होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अबाउट प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन जो प्रोसेस है, इसमें जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में और अमेंड हुआ 2021 में, ये प्रोवाइड करता है रेजोल्यूशन फॉर ऑफ स्ट्रेस ऑफ द कॉर्पोरेट MSME को। ठीक है, स्ट्रेस ऑफ द कॉर्पोरेट MSME को। इसमें हम देखते हैं कि
इनिशियली जो वॉलंटरी बाय द डिबेटर होते हैं, इसमें वेट अ मिनट वाटर पेन, तो इसमें क्या होता है कि जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन होता है, इसमें दो पार्टी क्या करती है, ये बेसिकली एमएसएमई के लिए होता है। तो दो पार्टी एमएसएमई के लिए ये क्या करते हैं, कोर्ट जाने से पहले चाहे उसके बाद आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब यही होता है। ठीक है, ये कंप्लीटेड होना चाहिए विद इन 120 डेज के पीरियड को। ठीक है, यही एक आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है। ठीक है, रेजोल्यूशन का मतलब है। नेक्स्ट आपका आता है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ARC। ठीक है, ये देखेंगे तो इसमें क्या होता है, एसेट जो रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी होती है, इसमें आपको देखने को मिलता है कि सपोज करिए, लेट सपोज कि एक कोई कंपनी है, उसने कंपनी खोला, सपोज करिए पेंट की कोई कंपनी खोला। ठीक है, पेंट वहाँ पे बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी की वजह से अगर वो पेंट की कंपनी में अगर मान लीजिए डिफ़ॉल्ट हो जाती है, ठीक है, जब डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो ये अपना क्या करेगी, जो भी कुछ लोन ली होगी तो ये क्या करेगी, अपना सेल कर देगी। तो जब सेल करेगी, ये किसको, ARC को सेल करती है, एसेट जो रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी होती है इसको सेल करेगी। तो एसेट जो रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है वो कमेटी बैठाएगी और कहेगी, सोचेगी कि ये किस तरीके से चीज़ें रिजॉल्व होगी। ठीक है, तो इस कंपनी को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, रिवाइव कैसे किया जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो एसेट जो रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी होती है, इसमें जो भी कंपनीज डिफ़ॉल्ट हो गई हैं उन सारी कंपनियों पे क्या किया जाता है, डिटेलिंग निकाली जाती है, वो कैसे उस चीज़ के बैलेंस शीट को इम्प्रूव किया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि कहाँ पे गया, हाँ, ARC जो आपका क्या होता है, रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व द एसेट विद इन द मैक्सिमम 8 ईयर्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, 8 ईयर ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट। ओके, ये रिडीम करता है द सिक्योरिटी रिसिप्ट्स एंड रिप्रेजेंटेटिंग द एसेट्स। ओके, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग आप देखेंगे ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। ये फंक्शनिंग आप देखेंगे कि फंक्शनिंग ऑफ द एसेट जो रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, इसमें जो एसेट का जो एक्विजिशन है, जैसे कि ARC एक्वायर्ड द फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो इसको एसेट एक्विजिशन बोला जाता है। सिक्योरिटी जो रिसिप्ट होता है, ARC इशू करती है जो सिक्योरिटी रिसिप्ट फॉर द स्ट्रेस लोन सोल्ड एट अ डिस्काउंट पे जो आपका क्या करती है, एसेट लोन सोल्ड आउट करती है। मैनेजमेंट फ़ी क्या होता है, ARC चार्ज करती है मैनेजमेंट फ़ी लगभग 1.5% 2% लगभग आपका एसेट वैल्यू एनुअली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें जो सरफासी एक्ट था 2002 का, उसने ही इन्विसेज किया है ARC को वुड बी रजिस्टर्ड अंडर एंड रेगुलेटेड बाय द RBI। ठीक है, RBI के द्वारा ये रेगुलेट होती है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन किया गया है। और जो नरसिम्हन जो कमेटी थी सेकंड वाली 1998 के, इसने प्रपोज किया था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। ठीक है, ऑन अ सिमिलर लाइन ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रेवलेंट ग्लोबली, जो पूरे दुनिया में है, उसके बेस पे जो आपका ARC किसके द्वारा, नरसिम्हन कमेटी के द्वारा ये आई थी। इसका जो सिग्निफिकेंस वही है, फ्री अप करना एसेट ऑफ द स्ट्रेस को। ठीक है, और हेल्प करना बैंक टू फोकस ऑन देयर कोर एंड लैंडिंग फंक्शन बाय रिमूविंग द बैड लोन फ्रॉम देयर बुक्स। ओके, और ये फैसिलिटेट करता है एसेट के रिकवरी को एंड रिवाइव करता है बिजनेस को। ठीक है, अगर कोई कंपनी हो, ठीक है, कंपनी के कंडीशन में भी, एंड कोई बैंक हो, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट हो रहे इस कंडीशन में ARC ये आपका क्या करती है, ये उस पर फोकस करती है और कैसे उसके जो बैड लोन है उसको कैसे रिकवर किया जाएगा। ठीक है, कैसे रिवाइव किया जाएगा उसके बिजनेस को। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रहा ARC से रिलेटेड न्यूज़। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो इसके जो प्रोविजंस है, नेट ऑन फंड क्या होना चाहिए, कमेंस द बिजनेस ARC रिक्वायर्ड मिनिमम कितना 300 करोड़। ओके, 300 करोड़ ये RBI से क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो ARC है जो रिपोर्ट क्या करती है, रिपोर्ट IBA को देती है। ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, इस पे PYQ आप देख सकते हैं आ चुका है। ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन का ये आप देखेंगे कि पूरा चेयरपर्सन मेंबर्स के बारे में पूछा था। ठीक है, और उसमें चेंजेस किया था, ये आप देखेंगे आई थिंक मिनिस्ट्री में किया था कि आई थिंक मेंबर में किया था, 5 या 6 ऐसे करके कुछ चेंज किया था, तो आप देख लेंगे एक बार थोड़ा सा। ठीक है,
और आप देखेंगे कि क्या करता है ये अदर जो प्रोविज़न है एआरसी क्या करता है, प्रोहिबिट करता है फ्रॉम दी रेजिंग मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, ये आप करता है कि जो डिपॉजिट को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है बाई और किसी भी तरीके के मनी को रेज करता है। क्योंकि बैंक की जो एबिलिटी होती है क्या कि एब्जॉर्ब द लॉसेस। ठीक है, बैंक एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द लॉसेस, दैट इज़ अगर कोई कंपनी है, जैसे कोई कंपनी है वो बैंक के जो एबिलिटी है, ठीक है, तो उसके जो लॉस को एब्जॉर्ब करता है उसको आप क्या कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहा जाता है। उसको क्या करता है, ये मेंटेन करता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये आपका PYQ आ चुका है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, कोई भी बैंक की एबिलिटी एब्जॉर्ब करती है लॉस को, ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोला जाता है। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। ठीक है, ये बस आपको थोड़ा सा बस जान लीजिए। ठीक है, बाकी जानने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, CIC जो लाइसेंस करता है RBI को, रेगुलेट होता है आपके रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2005 अलॉन्ग विद द RBI गाइडलाइंस। नेक्स्ट आपका आता है हाउस होल्ड सेविंग। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, अगर क्लैरिटी मिल रही है, तो आप देखेंगे कि जो भी चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, इन्वायरमेंट का हो गया, चाहे पॉलिटी का हो गया, चाहे कल्चर का हो गया, तो आप जाके आराम से देख सकते हैं PT को। ठीक है, PT 365 को। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा क्योंकि आप देखेंगे 1.3 आवर्स के आसपास, यानी 1.5 घंटे के आसपास ये वीडियो बनने वाला है। ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो पहला लेक्चर है, ठीक है, जो पहला जो चैप्टर है वो बैंकिंग रेगुलेशन वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा सा डिटेल में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हाउस होल्ड जो सेविंग रेट है, इसका मतलब ये है कि सपोज करें कोई एक बंदा है, ठीक है, वो पैसा कमा के घर पे ला रहा है, तो जो पैसा उसके पास है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है, ठीक है, उसी को हाउस होल्ड सेविंग रेट बोला जाता है। ठीक है, कितना वो पैसा अपने पास सेव कर ले रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे ये सेव वाला जो पैसा है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रेंड है, ये बस जानना नहीं है क्योंकि ये कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, हाउस होल्ड सेविंग जो कैटेगराइज होता है इनटू फाइनेंशियल जो सेविंग होती है, जैसे करेंसी, डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस फंड्स एंड इस सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि क्या होता है कि जो फिजिकल जो सेविंग होती है, जैसे फिजिकल एसेट अलॉन्ग विद सेविंग मेड इन गोल्ड एंड सिल्वर में बनते हैं। ठीक है, इस पर एक PYQ आया है, फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके हाउस होल्ड सेविंग रेट को, जैसे कि इनकम का लेवल हो, जैसे हायर जब इनकम का लेवल होता है तो क्या होता है कि हायर आप सेविंग करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे अगर सपोज करें जो बंदा 1 लाख रुपये पर मंथ कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो 50,000 कमा रहा है उससे तो ज़्यादा ही ये सेव करेगा ना। ठीक है, तो हायर द डिस्पोजल ऑफ इनकम, हायर द सेविंग। ओके, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखेंगे जो हायर रेट इंकरेज करता है इंटरेस्ट को, ठीक है, सेविंग बाय ऑफरिंग द बेटर रिटर्न्स। ठीक है, ऑफरिंग द बेटर रिटर्न्स। यहाँ पे बात करते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा कि हाई जब अगर इन्फ्लेशन रिड्यूस कर देगा परचेसिंग पावर को, ठीक है, जहाँ पे जब हाई इन्फ्लेशन होगा उसके परचेसिंग पावर को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। हाई इन्फ्लेशन रिड्यूसिंग द परचेसिंग पावर, और वहाँ पे डिस्करेज कर देता है आपका सेविंग को। ठीक है, जाहिर सी बात है जहाँ ज़्यादा महंगाई होगी वहाँ पे सेविंग कम होगा। ठीक है, अगर महंगाई ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि पैसा पूरा खर्च हो जा रहा है पूरा मार्केट में, तो बचेगा क्या, बैंक में क्या ही सेव होगा, तो सेविंग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इन्फ्लेशन जब आपकी हाई होती है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी आती है, ये स्टेबल जॉब जो प्रमोट करता है क्या, कंसिस्टेंसी इन सेविंग। जहाँ पे स्टेबल जॉब होती है, जैसे कि हम लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज का, बिकॉज यहाँ पे स्टेबिलिटी है। ओके, स्टेबल है कि क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे प्राइवेट की जॉब है वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती है, कब आपको फायर कर दिया जाएगा। ओके, तो आप देखेंगे कि जहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है वहाँ पे सेविंग आपका कंसिस्टेंट होता है, अच्छा होता है। नेक्स्ट आपका आता है सोशल सेफ्टी नेट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लंबा हमको बोलते हुए हो गया तो थोड़ा सा स्लिप ऑफ द टंग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, तो ये आप देख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको क्या क्या फैक्टर्स हैं। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट, जैसे अब ऑल अबाउट दी हाउस होल्ड जो सेविंग रेट है। ठीक है, इसमें हम जब बात करते हैं कि जो सेविंग रेट होता है, हाउस होल्ड जो सेविंग रेट होता है, इट एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ हाउस होल्ड सेविंग टू GDP। ठीक है, हाउस होल्ड सेविंग टू GDP में ये एक्सप्रेस होता है। ठीक है,
जैसे जैसे आपका देखेंगे जो सेविंग है आपका इंक्रीज़ होता है, तो वैसे वैसे जो हाउस होल्ड की जो सेविंग रेट है वो भी आपका इंक्रीज़ होती है। ठीक है, सपोज़ करिए कि एक बंदा है, ठीक है, वो अगर पैसा कमा रहा है ज़्यादा, तो ज़्यादा अगर पैसा वो कमा रहा है तो उसकी सेविंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर उसकी सेविंग ज़्यादा होगी तो बैंक में पैसा भी ज़्यादा वो क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। जब बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो बैंक क्या करेगी, ये इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट पे लोन देगी लोगों को। जब लोन देगी तो बाहर ये जो पैसा है, मनी सप्लाई बाहर मार्केट में बढ़ेगा। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो वैसे आप देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट होगा, उससे आपका एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा। ठीक है, उससे आप देखेंगे कि आपका पीपीपी बढ़ेगा, परचेसिंग पावर पैरिटी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब जैसे ही परचेसिंग पावर पैरिटी आपका इंक्रीज़ होता है, लोगों पर फिर पैसा है, फिर लोगों ने क्या किया कि अपना जो सेविंग है वो फिर बैंक में किया। तो इस तरीके के आप देख रहे हैं एक सर्कल ये पूरा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के क्या चीज़ें फंक्शन करते हैं। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये इकोनॉमी मतलब इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, बिकॉज पूरा डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। अगर आप देखेंगे मार्केट में किस तरीके की चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, किस तरीके से डिक्रीज़ हो रही हैं, एक आपका थोड़ा सा ब्रॉडर एक थोड़ा सा नॉलेज है ना मार्केट से रिलेटेड, तो आपको जो इकोनॉमिक्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा दोस्तों, बहुत ही। आप एक इंटरेस्ट के साथ एकदम खेला करेंगे, उसमें एकदम खेलेंगे, मज़ा आएगा आपको। देख रहे हैं कितना आसान है चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों से पढ़िए ताकि आपको एकदम क्लैरिटी मिले। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आपका जो सोशल सेफ्टी जो नेट है, ये स्ट्रॉन्ग वेलफेयर जो सिस्टम रिड्यूस करता है आपका नीड ऑफ द सेविंग। ठीक है, जैसे सोशल सेफ्टी, जैसे सपोज करिए कोई आदमी पेंशन पा रहा है तो उसकी सेविंग क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जब पेंशन पाएगा तो खर्च के लिए तो पेंशन हो गया ना, तो सेविंग के क्या होगा आपका, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ओके, मूविंग टू दी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आपका नेक्स्ट कौन सा है, फाइनेंस एंड टैक्सेशन। ठीक है दोस्तों, फाइनेंस एंड टैक्सेशन की क्लासेस आप देखेंगे कि अपना ISPCS के क्लासेस के चैनल पे कल आपका ये अपलोड हो जाएगा। आज मैं ये अपलोड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट वाला, और आप देखेंगे अगर आपको ज़रूरत पड़ती है 1.2x पे देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बोला हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।